नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रिजवाना शेख है। जीत आपकी पार्ट 14 कंटिन्यू करती हूँ। वचनबद्धता में ये बातें शामिल हैं: भरोसा, विश्वसनीयता, निश्चितता, निरंतरता, परवाह करना, दूसरों की भावनाओं का एहसास करना, कर्तव्य का भाव, ईमानदारी, चरित्र, निष्ठा, वफादारी। अगर इनमें से एक भी चीज़ की कमी हो तो वचनबद्धता में कमजोरी आ जाती है। जब कोई व्यक्ति किसी को वचन देता है तो वह वास्तव में कहता है, तुम मुझ पर हर हाल में भरोसा कर सकते हो और जब भी तुम्हें मेरी ज़रूरत होगी मैं तुम्हारे साथ होऊंगा। बिना किसी शर्त के दिया गया वचन कहता है, अनिश्चितता भविष्य में मैं ही निश्चित हूँ। भविष्य को कौन सी चीज़ें अनिश्चित बना सकते हैं? आपकी ज़िंदगी और हालात में बदलाव, बाहरी हालात में बदलाव। अनिश्चितता के बावजूद वचनबद्धता कहती है, तुम मुझ पर भरोसा कर सकते हो। वचन देने वाला इंसान बहुत कुछ कुर्बान करने को तैयार रहता है। किस लिए? जवाब साफ है, इसके इनाम बहुत कीमती हो सकते हैं। वचनबद्धता कहती है, मैं त्याग करने को तैयार हूँ क्योंकि मुझे तुम्हारी परवाह है। मैं भरोसेमंद व्यक्ति हूँ, तुम मुझ पर विश्वास कर सकते हो। मैं तुम्हें धोखा नहीं दूंगा। तकलीफ़ों के बावजूद मैं तुम्हारे साथ रहूँगा। अच्छे या बुरे समय में मैं तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा। वचनबद्धता उस एक कानूनी कॉन्ट्रैक्ट की तरह नहीं होती जिसे पूरा करना ही पड़ता है। इसकी बुनियाद कागज़ के टुकड़े पर किया गया दस्तखत नहीं, बल्कि चरित्र, निष्ठा और दूसरे के मनोभावों का एहसास है। वचन देने का मतलब यह नहीं कि और कोई रास्ता न बचने पर ही इसे निभाया जाए। इसका मतलब है बहुत से रास्ते होने पर भी अपने वचन पर डटे रहना। ऊपर लिखे गुणों के बिना कोई भी इंसान दूसरों के साथ देर तक वचन नहीं निभा सकता। वचनबद्धता कायम रखने के फायदे क्या हैं? यह लाती है निश्चितता, सुरक्षा, व्यक्तिगत विकास, व्यक्ति और समुदाय के बीच अटूट रिश्ता, टिकाऊ व्यक्तिगत और व्यावसायिक रिश्ते। चोर, उचक्कों और गुंडे मवालियों को भी ईमानदारी के साथ वचन निभाने वालों की तलाश रहती है। वचनबद्धता उलझाव भरे विशाल जंगल में एक व्यवस्थित भूखंड की तरह है। यह असुरक्षित संसार में सुरक्षा कवच की तरह है। वचन पूरा करने के लिए की गई मेहनत वाजिब है और मूल्यवान भी। वचनबद्धता का मतलब है दूसरों की ज़रूरतों के लिए अपनी इच्छाओं का त्याग करना। याद रखें और गांठ बांध लें कि ज़रूरतें इच्छाओं से ज़्यादा गहरी या मजबूत होती हैं। वचनबद्धता रिश्तों को जोड़ने वाली गोंद की तरह है। वचन निभाने का मतलब अपने सुखों को त्याग कर दुख को इच्छापूर्वक स्वीकार करना। मिसाल के तौर पर, दोस्ती में वचन निभाने का मतलब विश्वसनीयता कायम रखना। ग्राहकों के प्रति वचन निभाने का मतलब अच्छी सेवा देना। वैवाहिक जीवन के प्रति वचनबद्धता का मतलब वफादार होना। शिष्टता के प्रति वचनबद्धता का मतलब अशिष्टता से दूर रहना। देशभक्ति के प्रति वचनबद्धता का मतलब है त्याग करना। नौकरी के प्रति वचनबद्धता का मतलब है निष्ठावान होना। समुदाय के प्रति वचनबद्धता का मतलब है जिम्मेदार होना। वचनबद्धता परिपक्वता की पहचान है। वचनबद्धता का मतलब है दूसरा रास्ता मिलना या कठिनाइयाँ सामने आने पर अपने फर्ज से मुँह न मोड़ना। सिर्फ मजबूत इरादों के लोग ही एक मजबूत समाज का निर्माण करते हैं। रिश्ते वचनबद्धता पर आधारित होते हैं, सिर्फ निकटता और घनिष्ठता पर नहीं।
कोई व्यक्ति करीबी और घनिष्ठ हो सकता, लेकिन जरूरी नहीं कि वह वचन भी निभाए। पिछले कुछ दशकों में समाज के जीवन मूल्य तेजी के साथ बदले हैं। अब तो बिना वचनबद्धता के संबंध बनाना भी अच्छा समझा जाने लगा है। बहुत से लोग वचनबद्धता का मतलब बंधन मान लेते हैं। वे लोग वचनबद्ध नहीं होना चाहते क्योंकि वे खुद को इसके लिए पूरी तरह तैयार नहीं मानते। फिर भी सालों तक वे दूसरों की चीज़ें इस्तेमाल करते रहते हैं। बहाना यह होता है कि वचनबद्ध होने से पहले हम एक दूसरे को परख रहे हैं। वे सालों साल परखते रहते हैं। वे ऐसी क्या चीज़ परख रहे हैं जिसे उन्होंने पिछले कुछ दिनों या कुछ महीनों अथवा कुछ सालों में नहीं परखा। मेरे विचार से ऐसे लोग स्वार्थी जोंक की तरह हैं। ये लोग चीज़ें जब तक ठीक चल रही हों तब तक अधिक से अधिक फ़ायदा उठा लेना चाहते हैं। ये केवल लेना जानते हैं और समाज के लिए बोझ हैं। रिश्ते प्यार और भावनाओं के आवेग से नहीं चलते, बल्कि वचनबद्धता और दूसरे के मनोभावों को समझने से चलते हैं। वचनबद्धता का मतलब है कि दूसरों की ज़रूरतों को ज़्यादा महत्व देना। कई बार नेक इरादे वाले अच्छे लोगों के सामने एक दूसरे से टकराने वाली वचनबद्धताएं आ खड़ी होती हैं। उदाहरण के तौर पर एक सिपाही आखिरी सांसें ले रही अपनी पत्नी की देखभाल के प्रति वचनबद्ध है। तभी अचानक उसे इमरजेंसी से निपटने के लिए बुलावा आता है। शहर में कहीं 10 लोगों का जीवन खतरे में है। उसे क्या करना चाहिए? एक सर्जन की बेटी स्नातक की उपाधि मिलने वाली है। उसने अपनी बेटी से जीवन में एक बार आने वाले इस अवसर पर मनाए जाने वाले समारोह में मौजूद रहने का वादा किया। समारोह के 20 मिनट पहले उसे एक इमरजेंसी सूचना मिलती है कि एक्सीडेंट की वजह से घायल हुए एक आदमी का जीवन बचाने के लिए उसे ऑपरेशन करना है और कोई सर्जन इस समय शहर में मौजूद नहीं। उसके पास क्या रास्ता है? किसी एक का चुनाव करने का मतलब यह नहीं कि हमारी दूसरे के प्रति वचनबद्धता नहीं। इन दोनों जिम्मेदारियों में से एक को चुनते समय प्राथमिकता, जिम्मेदारी और कर्तव्य का ध्यान रखना पड़ता है। प्राथमिकताओं को नैतिक मूल्यों के आधार पर तय करने से हमें बिना किसी अपराध बोध के एक के बजाय एक दूसरी वचनबद्धता को चुनने में मदद मिलती है। काफ़ी हद तक मुमकिन है कि सर्जन अपनी बेटी की स्नातक उपाधि समारोह में ही रुकना चाहता हो, लेकिन इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि उसकी प्राथमिकताएं क्या हैं या फिर वह क्या चाहता है। वचनबद्धता में 11 बातें शामिल हैं जिनमें से हम पहले बता चुके, भले ही हम उन्हें पसंद करें या ना करें। वचनबद्धता को निभाना चरित्र की दृढ़ता को दिखाता है। इसमें अपनी इच्छाओं के बदले दूसरों की ज़रूरतों को प्रमुखता दी जाती है, लेकिन उनकी सनक और ऊटपटांग इच्छाओं को नहीं। ज़रूरतें आवश्यक हैं जबकि इच्छाएं अनंत हैं। कशमकश के समय ज़रूरतों का फैसला उनकी प्रमुखता, जिम्मेदारी और कर्तव्य की बुनियाद पर किया जाना चाहिए। विवाह जैसे रिश्ते में 2 लोग एक दूसरे के प्रति वचनबद्ध होते हैं। मान लीजिए अगर शादी के 1 साल बाद ही पति और पत्नी में से किसी एक को कैंसर हो जाए, तो क्या दूसरे को ऐसा महसूस करना चाहिए कि उसके साथ छल हुआ, उसका कुछ छीन लिया गया? क्या उसे नाराज़गी महसूस करनी चाहिए? ऐसे में दूसरों को अपनी ज़िंदगी बर्बाद करने का दोषी मानना चाहिए? या वचनबद्धता नहीं, या सिर्फ स्वार्थ है? वचनबद्धता पूरा न होने पर उसे धोखे को कबूल करना वचनबद्धता का सबसे दुखदायी पहलू है। वचन अगर किसी गलती या भूल के कारण पूरा न हो तो उसे आगे कायम रखा जा सकता है। गलती से की गई भूल को उदारता दिखाते हुए माफ़ किया जा सकता है। यदि इसे जानबूझकर पूरा नहीं किया गया है तो इस पर गौर किया जाना चाहिए। इसका जवाब यही है कि अगर तुम मुझे एक बार धोखा देते हो
तो तुम पर लानत है। अगर तुम मुझे दूसरी बार धोखा देते हो तो मुझ पर लानत है। उदारता न दिखाए जाए तो वचन शायद ही पूरे हो पाते हैं। मिसाल के तौर पर एक बच्चा झूठ बोलकर, धोखा देकर अपने माँ बाप का विश्वास खो सकता है, लेकिन माँ बाप बच्चे के प्रति अपनी वचनबद्धता को निभाना चाहते हों तो उन्हें बच्चे को माफ़ कर देना चाहिए। उन्हें बच्चे को सही दिशा देनी चाहिए और उसे झूठ बोलने के नतीजों को बताना चाहिए। अगर कोई केवल इस वजह से धोखा देता है कि उसे माफ़ी मिल जाने का यकीन होता है तो यह नीचता भरा व्यवहार है। क्या क्षमाशीलता को किसी बिना लिमिट वाले अकाउंट का कोरा चेहरा मानना चाहिए? शायद नहीं। हमारी सबसे बड़ी वचनबद्धता क्या है? अगर हम अनजाने में ऐसे गलत या अनैतिक वचन दे बैठें जो हमारे मूल्यों और आत्मा की आवाज़ के खिलाफ हों, तो ऐसे हाल में हमें क्या करना चाहिए? ऐसे हाल में हमारी सबसे बड़ी वचनबद्धता इस बात पर दोबारा गौर करने की होगी कि उस वचन को निभाएं या तोड़ें। मूल्यों के प्रति वचनबद्धता, वफादारी खरीदी नहीं जा सकती, इसे कमाया जाता है। और हम किसके प्रति वफादार होते हैं? व्यक्तियों के प्रति या संगठन के प्रति? जवाब है इनमें से किसी के प्रति नहीं। हमारी वफादारी मूल्यों और सिद्धांतों के प्रति होती है। जहाँ मूल्यों में टकराव हो वहाँ लोग ना तो एक साथ एक ही घर में रह सकते हैं, ना ही एक संगठन में साथ काम कर सकते हैं। जब कोई इंसान किसी व्यक्ति या संगठन से वफादारी या वचन निभाने का वादा करता है तो वह वास्तव में क्या कहता है? वह कहता है मैं तुम्हारे साथ हूँ, क्योंकि जिस चीज़ में तुम यकीन रखते हो उसी में मैं भी रखता हूँ। अगर मेरी वचनबद्धता किसी ऐसे नेता, जीवन साथी, मालिक या कर्मचारी के प्रति है जो नशीली दवाओं का व्यापारी है या दुश्मन देश का जासूस बन जाता है, तो मुझे क्या करना चाहिए? क्या उसका साथ देना चाहिए? उसका साथ देना इसलिए जारी रखूं क्योंकि मैंने पहले वचन दिया हुआ है? बिल्कुल नहीं। मैंने अनैतिक और गैर कानूनी व्यवहार को समर्थन देने का वचन नहीं दिया था। वचन न निभाने का नतीजा होता है परिवार का टूटना, अधूरी जिंदगी, लावारिस बच्चे, व्यापार में नुकसान, कमज़ोर रिश्ते, अकेलापन, भारी तनाव, मायूसी, शर्मिंदगी। वचन दें और उन पर कायम रहें। नैतिकता गलत फैसले और बुरी ज़िंदगी के लिए खराब हालात को दोषी नहीं ठहराया जा सकता। नैतिक मूल्य और सिद्धांत सिर्फ अच्छे दिनों के लिए नहीं बने हैं, बल्कि वे बुरे दिनों में भी बचाते हैं। वे किसी देश के कानून की तरह हैं जिनकी ज़रूरत जब नागरिक अच्छे हों तब तो पड़ती ही है, मगर उससे भी ज़्यादा उनकी ज़रूरत बुरे लोगों से बचाव करने के लिए पड़ती है। हर चुनाव सिद्धांत आधारित चुनाव नहीं होता। मिसाल के तौर पर कैसे कपड़े खरीदें या कैसे टीवी खरीदें, यह व्यक्तिगत चुनाव है जो इस पर निर्भर करता है कि हमारे लिए क्या ठीक है। इन कामों में नैतिकता या अनैतिकता का सवाल नहीं उठता। व्यक्तिगत चुनाव मन की पसंद पर आधारित होता है, ना कि ठोस यथार्थ पर। हालांकि ऐसे मामलों में नैतिकता का मसला नहीं जुड़ा होता है, फिर भी जिम्मेदारी की भावना बनी रहनी चाहिए। नैतिक में चुनाव में सही और गलत के बीच ठोस सच्चाई के आधार पर चुनाव किया जाता है। यही वजह है कि जब हम एक अनैतिक कदम उठाते हैं तो हमारी आत्मा हमें धिक्कारती है, जबकि एक गलत व्यक्तिगत चुनाव करने पर ऐसा नहीं होता, क्योंकि नैतिक चुनाव में सही चीज़ का बिल्कुल स्पष्ट चुनाव किया जाता है।
जैसे कि गणित के इम्तिहान में कोई भी बैठ सकता है, उनके जवाब भी अलग अलग हो सकते हैं, मगर जवाब का सही होना उनके चुनाव पर निर्भर नहीं करता, बल्कि वह तो उत्तर के वास्तविक रूप से सही होने पर निर्भर होता है। किसी आदमी के शालीन होने का यह मतलब नहीं होता कि वह अच्छा और नैतिक व्यक्ति है। किसी आदमी में सामाजिक शालीनता होने के बावजूद वह झूठा और मक्कार हो सकता है। वह इंसान शालीन होते हुए भी अनैतिक माना जाएगा। शालीनता उसे सामाजिक स्वीकृति दिला देती है, पर सिर्फ शालीनता का मतलब अच्छाई नहीं होता। दुख की बात है कि आजकल हमारे ज़्यादातर फैसले इन बातों पर आधारित होते हैं: सुविधा, आराम और सुख की हमारी इच्छा, हमारी भावनाएं। कोई काम करने का पैमाना जिम्मेदारी की भावना नहीं, बल्कि यह होता है कि हमें क्या करना अच्छा लगता है। सामाजिक चलन और प्रचार, और लोग यह काम कर रहे हैं इसलिए मुझे भी करना चाहिए। यह एक आम धारणा है कि नैतिकता और नैतिकता पर आधारित चुनाव उलझा देते हैं, मगर अहम सवाल यह है कि किसको उलझा देते हैं। सिर्फ उन्हीं को जिनके जीवन मूल्य साफ नहीं। हालत के मुताबिक बदलती नैतिकता। जो लोग महसूस करते हैं कि नैतिक मूल्य हर हाल में एक से नहीं हो सकते, बल्कि हालात के अनुसार बदलते रहते हैं, वे लोग तरह तरह की सफाई पेश करके अपने बदलते सिद्धांतों को सही ठहराते हैं और अलग अलग हालात और अलग अलग व्यक्तियों के साथ अपने सिद्धांतों को बदलते रहते हैं। इसी को कहते हैं हालात के सांचे में ढली नैतिकता। यह आस्था पर नहीं, बल्कि शुद्धता पर टिकी नैतिकता है। पैमाने। किसी भी नैतिक दिशा सूचक के सहारे तभी आगे बढ़ा जा सकता है जब उसमें अंदरूनी संगति और स्थिरता हो, तथा किसी भी प्रकृति या रीति के प्रचलित होने की स्थिति में वह एक ही दिशा में संकेत करे। हम स्टैंडर्ड क्यों बनाते हैं? वे एक पैमाना होते हैं। यूरोप और एशिया में 1 मीटर एक जैसा ही होता है। 1 किलो आटा कभी भी जाइए 1 किलो ही होता है। जो लोग नैतिक पैमाने पर यकीन नहीं रखते, वे नैतिकता की परिभाषा यह कहकर बदलते रहते हैं कि कुछ भी गलत या सही नहीं होता, हमारी सोच ही उसे ऐसा बनाती है। वे व्यवहार के बजाय व्याख्या को जिम्मेदार मानते हैं। वे महसूस करते हैं मेरा व्यवहार तो ठीक है, आपकी व्याख्या ही गलत है। मिसाल के तौर पर हिटलर सोच सकता था कि वह सही था, मगर बड़ा सवाल यह है, क्या वह सही था? भूखे को खाने के लिए पैसे देना उचित हो सकता है, लेकिन नशीली दवाएं खरीदने के लिए पैसा देना गलत है। सामान्य हालात पैमानों को तय करते हैं जिनमें सिर्फ खास हालात तब्दीली ला सकते। मिसाल के तौर पर हत्या करना गलत है, यह एक आम धारणा है, माना हुआ सत्य है, और एक नैतिक पैमाना आत्मरक्षा के लिए की गई हत्या को इस नैतिक पैमाने का अपवाद माना जाता है। लेकिन किसी को हत्या करने की छूट इसलिए नहीं मिल सकती कि आज मौसम अच्छा है या उसका दिल कर रहा है। हमारे नैतिकता के स्तर का पता इस बात से भी चलता है कि हम कैसे सलाहकार और कैसे सप्लायर चुनते हैं, कैसे खरीदारों से नाता रखते हैं और अपने फुर्सत का वक्त कैसे बिताते हैं। अलग अलग संस्कृतियों में लोगों की अलग अलग राय और मत हो सकते हैं, मगर निष्पक्षता, न्याय निष्ठा और वचनबद्धता जैसे मूल्य सर्वव्यापी और शाश्वत हैं। उनका संबंध किसी खास संस्कृति से नहीं होता। ऐसा कभी नहीं हुआ कि समाज में कायरता के मुकाबले में वीरता को सम्मानित ना किया गया हो। न्याय और नैतिकता में ये गुण शामिल हैं: एक दूसरे के मनोभावों को समझना, निष्पक्षता, घायलों, बीमारों और बूढ़ों के लिए हमदर्दी, समाज के व्यापक हितों का ध्यान। ज़्यादा लोगों के
एक बात पर सहमत होने का मतलब यह नहीं होता कि वह बात सही है। मिसाल के तौर पर यदि किसी देश के नागरिक उस देश के सभी नीली आँखों वाले लोगों से वोट देने का हक छीनने के लिए मतदान करें तो उससे सही नहीं माना जाएगा। समाज के व्यापक हितों का ध्यान गुरुत्वाकर्षण के नियमों की तरह ही नैतिकता के बुनियादी मूल सर्वव्यापी हैं। जिस तरह अनुशासन के बिना आज़ादी बर्बादी लाती है, उसी तरह मूल्यों और सिद्धांतों के बिना समाज नष्ट हो जाता है। अगर सचमुच सिद्धांतों का सही या गलत होना हर एक की राय पर ही निर्भर है तो फिर किसी अपराधी को जेल में नहीं भेजा जाना चाहिए। एक समाज अच्छा या बुरा उसके नागरिकों के नैतिक मूल्यों के आधार पर बनता है। इन्हीं नैतिक मूल्यों से समाज को शक्ति मिलती है। कुछ लोग सापेक्षता के सिद्धांत में विश्वास करते हैं, लेकिन वे अपनी विडंबनाओं में ही फंसकर रह जाते हैं। वे कहते हैं सब कुछ सापेक्ष है। यह बात बिल्कुल सच है, लेकिन अपने आप में ही विरोधाभासी भी है। गलत और सही, ईमानदारी और बेईमानी में फ़र्क करने के लिए पहले हमें इनके वजूद की मौजूदगी को मानना होगा। जैसे किसी चीज़ का लेबल बदलने से चीज़ नहीं बदल जाती, ठीक वैसे ही नाम बदलने से उसका मतलब नहीं बदल जाता। गिरे हुए नैतिक मूल्यों को नए नए नाम देकर अधिक स्वीकार योग्य बनाने की कोशिश की जा रही है और मीडिया अनैतिकता को ग्लैमराइज कर रहा है। झूठ बोलने वालों को बहुमुखी, बहिर्मुखी और कल्पनाशील बताया जा रहा है। किसी व्यक्ति को नैतिक शिक्षा दिए बिना वैचारिक शिक्षा देना समाज के लिए संकट को न्योता देना है। 1993 में जब कोलंबिया यूनिवर्सिटी के प्रेसिडेंट माइकल सोवर ने इस्तीफा दिया तो एक रिपोर्टर ने उनसे पूछा कि क्या कोई काम उनसे अधूरा छूट गया है। सोवर ने जवाब दिया, हाँ, बस एक ही काम बाकी रह गया है। उन्होंने नैतिक शिक्षा की कमी की तरफ इशारा करते हुए कहा, एक आम स्टूडेंट को इस बारे में कोई शिक्षा नहीं दी जाती। ज़्यादातर शिक्षक इन विषयों को छूने से कतराते हैं। नैतिक शिक्षा देना माँ बाप के जिम्मे छोड़ दिया जाता है। नतीजा यह है कि देश में नई पीढ़ी को नैतिकता और सिद्धांतों की शिक्षा पहले से भी कम मिल रही है, जबकि उसे इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। सिद्धांत और नैतिक मूल्य कोई धर्म नहीं है, ये एक शांतिप्रिय समाज के लिए जरूरी सूझबूझ भरे व्यवहार के सिद्धांत हैं। नैतिकता और कानून। किसी व्यक्ति को यह सोचकर दुखी नहीं होना चाहिए कि उसने अच्छा काम किया लेकिन औरों ने बुरा काम किया। अगर किसी ने अकेले ही सही काम किया हो तो उसने उचित किया, और यदि गलत काम किया हो तो पूरी मानव जाति की स्वीकृति भी उसके काम को उचित सिद्ध नहीं कर सकती। ज़्यादातर लोग इस बात से सहमत होंगे कि नैतिकता और कानून एक ही चीज़ नहीं है। जो बात नैतिक हो सकती है वह कानून के दायरे में भी हो सकती है, और नहीं भी, उसका उल्टा भी उतना ही सच है। मिसाल के तौर पर एक जीवन बीमा सेल्समैन ज़्यादा कमीशन पाने अपने ग्राहक को सबसे उपयोगी पॉलिसी बेचने के बजाय अनुपयुक्त पॉलिसी बेचता है। उसका काम कानूनी तो है मगर अनैतिक और सिद्धांत के खिलाफ है। एक नौजवान अधिकारी कार की पिछली सीट पर खून से लथपथ पड़े अपने जख्मी बच्चे को बचाने के लिए स्पीड लिमिट से तेज गाड़ी चला रहा है। ऐसी स्थिति में शायद ही कोई उससे कानून तोड़ने संबंधी नैतिकता का प्रश्न उठाएगा। उस बच्चे का जीवन बचाने के लिए डॉक्टरी सहायता उपलब्ध न कराना सिद्धांत के खिलाफ होगा, फिर चाहे इसके लिए ट्रैफिक के नियमों को तोड़ना ही क्यों ना पड़े। कानून न्यूनतम पैमाने तय करता है, जबकि नैतिकता और मूल्य इन पैमानों से काफ़ी आगे जाते हैं। नैतिकता और मूल्य निष्पक्षता और न्याय पर आधारित है। ये लोगों को खुश या नाखुश करने के लिए नहीं है। ये लोगों की ज़रूरतों और अधिकारों का सम्मान और इज्जत करने के लिए हैं। जीवन का उद्देश्य
इच्छाएं कई तरह की होती हैं। सफल होने की इच्छा, अपनी खुशी की कीमत पर भी अपना कर्तव्य निभाने की इच्छा, मकसद पाने की इच्छा, जीवन को अर्थ देने वाली किसी चीज़ के लिए मर मिटने की इच्छा, अपनी आत्मा को बेचकर सारी दुनिया हासिल कर भी लें तो उसका क्या फ़ायदा। एक उद्देश्यहीन जीवन जीते जी मरने के समान है। आपका उद्देश्य क्या है? क्या आपके पास कोई उद्देश्य है? भी उद्देश्य लगन पैदा करता है। एक उद्देश्य पाइए या बनाइए और फिर उसे लगातार लगन और दृढ़ता से पूरा कीजिए। हर रोज़ खुद से यह सवाल पूछना चाहिए, क्या मैं जीवन में अपने उद्देश्य के करीब पहुंच रहा हूं? क्या मैं दुनिया को रहने लायक एक बेहतर जगह बना रहा हूं? अगर जवाब ना है तो मैंने आज अपने जीवन का एक दिन बर्बाद कर दिया। ज़िंदगी हमें उसी हिसाब से देती है जिस हिसाब हम उसे देते हैं। हम जीवन में अपने उद्देश्य जितनी जल्दी ढूंढ लें उतना ही अच्छा है। ऐसा लगता है कि जीवन में उद्देश्य खोजने की अनंत तलाश की सबसे बड़ी चुनौती है। यह सिर्फ व्यक्ति के साथ ही नहीं बल्कि हमारे परिवारों, संगठनों और देश के साथ भी होता है। एक बार हमारा उद्देश्य और नैतिक मूल्य साफ हो जाए तो व्यक्तिगत फ़ायदों और सामाजिक जिम्मेदारियों के बीच के संघर्ष में एक नैतिक संतुलन आ जाता है। हम जागरूक हो जाते हैं कि हमें कब दृढ़ता से खड़े होना है। तब हम फ़ौरन फ़ायदा हासिल करने के लिए गलत फैसले करने के बजाय दूर के फ़ायदे की सोच कर सही फैसले करने लगते हैं। समझदारी और परिपक्वता से जुड़े मुद्दों के बारे में बेहतर समझ पैदा होती है। पढ़ो ऐसे कि जैसे तुम्हें सदा जीना है। जियो ऐसे कि जैसे तुम्हें कल ही दुनिया से चले जाना है। दूसरों की मदद किए बिना हम अपनी मदद नहीं कर सकते। दूसरों को फ़ायदा पहुंचाए बिना हम खुद को फ़ायदा नहीं पहुंचा सकते। दूसरों को खुशहाली दिए बगैर हम खुद खुशहाल नहीं हो सकते। जेनेट कोल ने एक बार कहा, मुझे ऐसा व्यक्ति दिखाओ जो साधारण स्तर से संतुष्ट हो, तो मैं तुम्हें ऐसा व्यक्ति दिखाऊंगी जिसकी किस्मत में असफल होना लिखा है। ज़िंदगी तमाशबीनों का खेल नहीं है। हम चुपचाप बैठकर कुछ होते हुए नहीं देख सकते। ज़िंदगी को सार्थक बनाने के लिए एक उद्देश्य को खोजना और उसे पाने की कोशिश करना ज़रूरी है। उद्देश्य के साथ जीना। हम सभी इस धरती पर एक उद्देश्य के साथ भेजे गए हैं। हम इस विशाल तस्वीर का एक हिस्सा हैं, लेकिन बहुत कम लोग ही जीवन में अपने उद्देश्य को खोज या पहचान पाते हैं। हम में से ज़्यादातर लोग सिर्फ जीते हैं और अपने समय को सार्थक बनाने के बजाय अपने दिन गिनते रहते हैं। डॉक्टर अल्बर्ट आइंस्टीन से एक बार पूछा गया, हम यहाँ क्यों आए हैं? तो उन्होंने जवाब दिया, अगर दुनिया एक एक्सीडेंट की देन है तो हम भी एक्सीडेंट की देन हैं। अगर इस दुनिया के होने का कोई मकसद है तो हमारे होने का भी कोई मकसद है। और वे आगे बोले, मैं भौतिक विज्ञान को जितना ही पढ़ता हूँ उतना ही आध्यात्मिक ज्ञान की तरफ खिंचता जाता हूँ। मैं उस काम में असफल होना पसंद करूँगा जो आखिर में सफल होगा, बजाय उस काम में सफल होने के जो आखिर में असफल होगा। हम अपने जीवन मूल्य कहाँ से सीखते हैं? मैंने हाल ही में एक ऐसे शिक्षक के बारे में पढ़ा जो टीनेज न्यू जर्सी अमेरिका में हाई स्कूल स्तर के छात्रों को जीवन मूल्यों के बारे में पढ़ा रहे थे। क्लास की एक लड़की को $1000 से भरा पर्स पड़ा मिला और लड़की ने वह उसके मालिक को दे दिया। शिक्षक ने छात्रों की राय जाननी चाहिए। क्लास के हर छात्र ने उस लड़की को बेवकूफ़ बताया। ज़्यादातर का यह मानना था कि अगर कोई अपने सामान के प्रति लापरवाह है तो उसे इस बात की सज़ा मिलनी चाहिए। जब शिक्षक से पूछा गया
पूछा गया कि उसने बच्चे से क्या कहा। उसने जवाब दिया, मैंने कुछ भी नहीं कहा। अगर मैं उन्हें यह बताऊं कि क्या सही और क्या गलत है तो मैं उनका काउंसलर नहीं माना जाऊंगा। मैं अपने विचार उन पर नहीं ला सकता। अगर हम नैतिकता अपने माँ बाप और शिक्षकों से नहीं सीखेंगे तो फिर किससे सीखेंगे? और जब वे हमें नैतिक शिक्षा नहीं देते तो हम उन्हें अनजाने ही टेलीविज़न और दूसरे गलत जरिए से सीखने लगते हैं। कोई आश्चर्य की बात नहीं कि इससे समाज में गंदगी फैल जाती है। ऊपर जिस शिक्षक का उदाहरण दिया गया है वह न केवल विकृत जीवन मूल्यों वाला है और गैर जिम्मेदार, बल्कि उसे हमारे बच्चों को पढ़ाने का हक भी नहीं। जीत और विजेता में क्या फ़र्क है? जीतना एक घटना है, विजेता होना एक भावना है। विजेता जीत को अपने सिद्धांतों के तराजू पर तौलता है। 3 प्रेरक विजेता। ओलंपिक में भाग लेना जीवन की एक बहुत बड़ी घटना मानी जाती है। लॉरेंस लेमिएक्स ओलंपिक में नाव की रेस के दौरान मुसीबत में फंसे अपने एक प्रतियोगी की मदद करने के लिए रुक गए। सारी दुनिया देख रही थी। अपने जीतने की इच्छा से ज़्यादा दूसरे के जीवन की रक्षा करने को उन्होंने प्राथमिकता दी। हालांकि वे नौका दौड़ में नहीं जीते, फिर भी वे विजेता थे। सारी दुनिया के राजा और रानियों ने उनका सम्मान किया क्योंकि उन्होंने ओलंपिक की भावनाओं को जीवित रखा। रूबेन गॉन्ज़ालेस रैकेटबॉल की विश्व चैंपियनशिप फाइनल मैच खेल रहे थे। फाइनल खेल में मैच पॉइंट पर गॉन्ज़ालेस ने एक बहुत अच्छा शॉट खेला। रेफरी और लाइन्समैन दोनों ने उनके शॉट को सही बताया और उन्हें विजेता घोषित कर दिया, मगर गॉन्ज़ालेस ने थोड़ा रुकने और हिचकने के बाद पीछे मुड़कर अपने प्रतिद्वंदी से हाथ मिलाते हुए कहा, शॉट गलत था। नतीजा यह हुआ कि वे सर्विस हार गए और मैच भी। हर कोई हैरान रह गया। कौन सोच सकता था कि एक खिलाड़ी जिसके हक में सारी बातें हों, हार को इस तरह गले लगा लेगा। जब पूछा गया कि उन्होंने ऐसा क्यों किया तो गॉन्ज़ालेस ने जवाब दिया, अपने ज़मीर को बनाए रखने के लिए मेरे पास यही एक रास्ता था। वह मैच हार गए लेकिन फिर भी वह एक विजेता थे। कुछ सेल्समैनों के एक ग्रुप ने मीटिंग के लिए शहर से बाहर जाते समय अपने परिवार वालों से कहा कि वे शुक्रवार की रात को खाने के समय तक आ जाएंगे। लेकिन जैसा कि इस तरह के दौरों में होता है कि एक के बाद एक काम होने की वजह से मीटिंग निश्चित समय पर ख़त्म नहीं हो सकी। उन्हें देर हो चुकी थी और उन्हें जहाज़ पकड़ना था। वे भागते भागते जहाज़ छूटने से कुछ ही मिनट पहले एयरपोर्ट पहुँचे। टिकट उनके हाथों में थे और वे आशा कर रहे थे कि जहाज़ शायद अभी ना उड़ा हो। इसी भाग दौड़ में उनमें से एक उस मेज़ से टकरा गया जिस पर फलों का एक टोकरा रखा था। सारे फल इधर उधर बिखर गए और ख़राब हो गए, लेकिन उसके पास रुकने का समय नहीं था। वे दौड़ते रहे और जहाज़ के अंदर पहुंचकर उन्होंने चैन की सांस ली, सिर्फ एक को छोड़कर। उसने अपने साथियों से विदा ली और लौट आया। उसने जो कुछ देखा उससे उसे एहसास हुआ कि उसने बाहर आकर ठीक किया। वह उस गिरी हुई मेज़ के पास गया और उसने उस मेज़ के पीछे एक 10 साल की अंधी बच्ची को देखा जो रोजी रोटी के लिए फल बेचती थी। उसने कहा, मुझे उम्मीद है कि हमने तुम्हारा दिन खराब नहीं किया। उसने $10 जेब से निकालकर उस लड़की को दे दिए और कहा, यह तुम्हारा नुकसान पूरा कर देगा। इसके बाद वह चला गया। लड़की यह सब कुछ देख तो नहीं सकी, लेकिन दूर जाते कदमों की धीमी पड़ती आवाज़ को सुनकर उसने ज़ोर से आवाज़ लगाई, क्या आप भगवान हैं? उस सेल्समैन का जहाज तो छूट गया, लेकिन क्या वह विजेता नहीं था? यकीनन था। कोई बिना मेडल के भी विजेता हो सकता है।
और यदि जीत को सही नज़रिए से न देखा जाए तो वह मेडल जीतने के बाद भी हारा हुआ हो सकता है। थैंक यू सो मच।